Good afternoon, students. So yesterday we have done the addition of vector topic. Addition of two different vectors which are parallel to each other, which are anti-parallel to each other, and which are lying in the two different direction by the use of triangular law vector addition and parallelogram law vector addition. Now today we are going to discuss our third, that is your polygon law vector. Triangular and parallelogram law vector we already done. This is the third part when the two vectors are in the different direction. So first we were having triangular law vector, second we were having parallelogram law vector, and third is polygon law vector. If we are having more than two vectors, then we use polygon law vector for the addition of vector. So firstly I have written the statement. You can write also statement in your notebook. The statement is polygon law vector. It states that if a number of vectors, number of vector मतलब दो से ज्यादा, can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing sides of the polygon taken in the opposite direction. तो देखिए ये आपको स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आई होगी कि क्या मैंने स्टेटमेंट में लिखा है. पहले आप अपनी नोटबुक में स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल से बताता हूं मैं आपकी स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. तो स्टेटमेंट आपने लिख ली. अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है आपका. तो पॉलीगन लॉ वेक्टर ही हम कर रहे हैं. देखिए इसमें हमने क्या किया. अब पॉलीगन लॉ वेक्टर के स्टेटमेंट को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम पॉलीगन ही बनाएंगे. तो ये आपका ए पॉइंट है, यहां से बी पर ये ए वेक्टर वैल्यू है इसकी, फिर बी से सी पर, ठीक है, ये आपकी बी वेक्टर वैल्यू है. अब सी से डी पर ये आपकी सी वैल्यू है, ये डी पॉइंट है, और वापस आपका ए पर, ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ. इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ. इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ. और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ. मतलब इन सबके अपोजिट में क्या होगी, डायरेक्शन. तो यही हमने स्टेटमेंट में किया था. जो साइड्स है, साइड से अपोजिट डायरेक्शन जो होगी लास्ट के क्लोजिंग साइड की होगी, जो स्टेटमेंट में हमने किया था. अब हम प्रूफ करेंगे. अगर हम इसको आर वेक्टर ले लेते हैं तो आर वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट ट्रायंगल लेकर. तो सबसे पहले तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन कहां गई, इस तरफ. तो सबसे पहले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी में जो ए सी वेक्टर है, जो ए सी वेक्टर है आपका, वो किसके बराबर होगा, जो ए सी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा आपका, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. यानी ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. तो ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है. अब दूसरी ट्रायंगल हम इस तरीके से ले सकते हैं. ये दूसरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपकी सेकंड हो गई, इसको ज्वाइन करके, और डायरेक्शन आएगी इस तरफ. पहले तो हमने ये ट्रायंगल ली थी पूरी. अब लेंगे ये वाली ट्रायंगल. कौन सी, इन राइट इन ट्रायंगल, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर लगाएंगे इन ट्रायंगल व्हाट, बी सी डी. बी सी डी. अब बी सी डी में देखिए जो बी डी की वैल्यू है, जो बी डी की वैल्यू है वेक्टर, वो किसके बराबर आएगा, बी सी वेक्टर के प्लस सी डी वेक्टर के. बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर. अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखनी है. बी डी तो एज इट इज आपका वेक्टर, और इसकी वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू सी है, यानी ये वैल्यू बी हो गई और ये वैल्यू कितनी हो गई, सी वैल्यू हो गई. तो हमने ए सी भी फाइंड आउट कर लिया, ए सी वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर से, और बी डी भी फाइंड आउट कर लिया. इसकी जरूरत पड़ेगी जब आर वेक्टर निकालेंगे. अब आर वेक्टर बेटा दो ट्रायंगल से होके निकल सकता है. एक तो हम ट्रायंगल कौन सी लें, ये, यानी ए सी डी. तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल
ACD। ACD में जो R वेक्टर है, मतलब जो AD वेक्टर है, वो किसके बराबर आएगा आपका? ट्रायंगल ACD लिए ना, ACD मतलब AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये AC वेक्टर हो गया प्लस CD वेक्टर। वैल्यू क्या? AC वेक्टर की वैल्यू पता है हमें? पता है क्या है? AD वेक्टर, ये कितना हो गया AC वेक्टर आपका? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और CD की वैल्यू क्या पता है हमें? बिल्कुल पता है CD की वैल्यू। जो आपकी CD है, ये किसके वेक्टर है? C वेक्टर। मतलब कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R वेक्टर शुड बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में भी R वेक्टर निकाल सकते हैं। कौन कौन सी? पहले तो हमने ये ट्रायंगल ली थी ACD। अब कौन सी ट्रायंगल ले सकते हैं हम? अब हम ले सकते हैं ABD, ये ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, वही AD का वेक्टर किसके बराबर होगा आपका? वो होगा AB का वेक्टर प्लस BD का वेक्टर, AB का वेक्टर प्लस BD का वेक्टर। तो AD वेक्टर क्या हमें पता है? बिल्कुल, ये R वेक्टर है आपका। AB वेक्टर बिल्कुल पता है, ये कितना है आपका? A वेक्टर। और BD वेक्टर हम निकाल चुके हैं, B प्लस C, ये कितना हो गया? B प्लस C वेक्टर। मतलब ये सेकंड, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ये भी R वेक्टर, ये भी R, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो आपका कितना आ गया? A प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर शुड बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब वेक्टर का एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी बन गई? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये पॉलीगन लॉ वेक्टर था आपका। पॉलीगन लॉ वेक्टर में आपने कौन सी की? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पॉलीगन लॉ वेक्टर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें हम ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर की हेल्प लेंगे। पोजीशन वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेस। पहले पोजीशन वेक्टर कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपका ये 3D है स्ट्रक्चर, ये आपका x, ये O, ये y, ये z। अब पोजीशन, सपोज कीजिए मुझे ये करना है कि यहां कोई पॉइंट है और ओरिजिन यहां है, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट को पोजीशन करना है, तो मैं क्या कहूंगा? ये वो पॉइंट है। मतलब ओरिजिन से मैंने इसकी तरफ एरो किया, तो इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो सपोज कीजिए 2 पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इसको मैं R1 वेक्टर बोलता हूं, इसको R2 वेक्टर बोलता हूं। तो ये R1 R2 दोनों पोजीशन हो गए और इनका डायरेक्शन कहां आएगा? दोनों इस तरफ डायरेक्शन आएगी। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो ये बन गया। आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो इन दिस डायग्राम these are 2 points O, we can say that A and B. So OA and OB, OA vector is what? R1 vector, and OB vector is what? R2 vector. So these two are the positions vector because we are specifying the position of a object. तो ये आपके क्या हुए? पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद देखिए, पोजीशन वेक्टर के बाद हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं। तो डायग्राम तो यही बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है डिस्प्लेसमेंट की, तो आप भी लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर के बाद की बात है। अब आप इस पोजीशन में R2 से पोजीशन बता दी आपने A की, R1 से पोजीशन बता दी B की। तो अगर आप यहां से यहां इस एरो में जाते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर, इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक है? तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर लगा दो। यहां से चले इनिशियल से, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, यानी R2
प्लस एक्स माइनस R1 शुड बी इक्वल टू 0। एक ही बात है, जैसे क्या था आपका जो R वेक्टर था वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस A प्लस B वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, या A प्लस B वेक्टर माइनस R वेक्टर इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से R2 वेक्टर किसके बराबर आ गया, R2 प्लस एक्स, ये भी वेक्टर होगा आपका, ये किसके बराबर आ गया, R1 के बराबर। तो x वेक्टर किसके बराबर आ गया, R1 माइनस R2, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है, सपोज कीजिए इसकी डायरेक्शन उल्टी हो, यानी हम यहां से चले और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, अब की बार फिर इसको आप y मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा R1 प्लस y माइनस R2 शुड बी इक्वल टू 0। सो R1 प्लस y इक्वल टू R2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, R2 माइनस R1। तो मतलब जब हम इस तरफ गए तो R1 माइनस R2, और जब उस तरफ गए तो R2 माइनस R1। ये आपकी दोनों क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर, जो आपके क्या बताएंगे, पोजीशंस बताएंगे। क्लियर, ओके। उसके बाद जो आपके R1 माइनस R2 है, R1 R2 तो पोजीशन वेक्टर है, R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर है, बट जो x और y है ये आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो किसके बारे में बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अभी तक आपने वेक्टर किया था लाइन में, अब सपोज कीजिए किसी एंगल पर आ जाता है, सपोज कीजिए ये आपका f है और आपका ये किसी एंगल पे आ गया थीटा पर, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी एक तो fx होगा और एक fy होगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल। fx होगा वो किसके बराबर होगा, f cos ऑफ थीटा के, और fy होगा वो f sin ऑफ थीटा के। देखिए ये रूल कब लगेगा, पहली बात तो ये जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये कब करेंगे हम, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा कि fx f cos थीटा कैसे आया और fy f sin थीटा कैसे आया। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो भी आपके वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो एक ओरिजिन से कहां होने चाहिए, बाहर की तरफ डाइवर्ज होने चाहिए। मतलब ये कन्वर्ज कैसे है, इस तरीके से, डाइवर्ज इस तरीके से। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि वो डाइवर्ज होने चाहिए, तो इसमें एरो बाहर की तरफ है तो डाइवर्ज तो है। दूसरी कंडीशन है इन दोनों के बीच में आना चाहिए वेक्टर f, तो इन दोनों के बीच में भी है, क्योंकि रिजल्टेंट तो यहां भी हो सकता था बट यहां तो f है ही नहीं, मतलब इसको f cos थीटा और f sin थीटा तो यहां भी हो सकता था, बट यहां तो आपका f है नहीं, तो f जहां है उसी में आपका क्या होगा, ये f sin थीटा और f cos थीटा होगा। ये सेकंड मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ये तो हो गया, अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए ये कितना था आपका, f था, और ये कितना था, थीटा, तो आप इसको मिला लीजिए और इसको मिला लीजिए। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा बन गया आपका। ठीक है, ये तो f था, ये थीटा तो ये भी थीटा बन गया। तो मैंने क्या बताया, इतना को fx बताया और इतने को मैंने क्या बताया, fy। ठीक है, तो fx कंपोनेंट f cos थीटा के बराबर कैसे हुआ, देखिए यहां पर आप पाइथागोरस लगा दीजिए, हमें ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है वो आपको पता है, तो यहां पर जो चीज हमें नहीं पता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, तो fx डिवाइड बाय, ठीक है, ये आपका f है, fx डिवाइड बाय f, ये कितना हो गया, cos थीटा, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, f cos ऑफ थीटा, तो fx की जगह f cos ऑफ थीटा में पुट कर सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y कंपोनेंट की। अब fy देखिए ये आपका कितना हो गया, fy p अपॉन h, यानी p अपॉन h, तो p अपॉन h कितना हो गया आपका, fy निकालेंगे तो p अपॉन h, यानी fy डिवाइड बाय f वेक्टर, ये f वेक्टर बोल दो इसको। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो सिंपल, ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, तो fy किसके बराबर होगा, f साइन थीटा के। मतलब हमने ये ट्रायंगल ली है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज,
तो इस पूरी ट्रायंगल में हमने साइन थीटा की टर्म में निकाल लिया और इस ट्रायंगल में हमने किसकी टर्म में निकाल लिया, कोस थीटा की टर्म में। तो ये आपके दो कंपोनेंट है, अगर आप रिजोल्व करते हो, ठीक है, तो आपके दो कंपोनेंट आएंगे। जैसे ये सपोज कीजिए आपका इस डायरेक्शन में जो है आपका कोई कंपोनेंट है, एफ कंपोनेंट है, तो जो आपका ये कंपोनेंट होगा, ये तो एफ होगा रिजल्टेंट, ये कितना होगा एफ कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा आपका एफ साइन थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल एफ कोस थीटा और वर्टिकल एफ साइन थीटा, और ये कितना होगा आपका एफ होगा। तो इसको बोलते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनेशन नहीं है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स में और आगे की स्टडी में काम आएगा। तो देखिए हमने आज जितने भी टॉपिक किए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन द वेक्टर थ्योरी। ओके, थैंक यू।